हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम 7 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये जो करंट अफेयर्स हैं ये आपके लिए बैंकिंग, डीपीसी और इसी तरीके के जो दूसरे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन होता है, इसमें जो करंट अफेयर्स का पार्ट होता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि ये जो करंट अफेयर्स हैं इनको आप डेली देखें और साथ ही जो पुराने करंट अफेयर्स होते हैं उन्हें भी आप रिवाइज करते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सेक्शन है नेशनल अफेयर्स अर्थात राष्ट्रीय मामले। और राष्ट्रीय मामले में आज का हमारा जो सबसे पहला न्यूज आर्टिकल है वो है फर्स्ट वुमेन टीम ऑफ कोबरा कमांडो यूनिट। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हाल ही में सीआरपीएफ की 34 महिला जो जवान है उनके दल को विशेष जंगल युद्ध और कमांडो बल जिसे कि कोबरा कहा जाता है उसमें शामिल किया गया है। Recently, a median contingent of 34 CRPF women personnel were inducted into the specialized jungle warfare commando force called कोबरा। मतलब एक स्पेशलाइज्ड जंगल वॉरफेयर की कमांडो फोर्स है जिसे कि कोबरा कहा जाता है, उसमें इन 34 सीआरपीएफ वुमेन्स को जो है वो लाया गया है। द कंटिजेंट वुड नाउ बी डेवलप्ड इन द एंटी नक्सल ऑपरेशन ग्रिड ऑफ इंडिया। अर्थात ये बोला जा रहा है कि ये जो टुकड़ी होगी महिलाओं की, इनको भारत का जो नक्सल विरोधी अभियान है उसकी ग्रिड में तैनात किया जाएगा और इसके लिए इससे पहले इन्हें कुछ समय ट्रेनिंग दी जाएगी। तो हम यहाँ पर अगर सबसे पहले कोबरा के बारे में बात करें कि ये जो कोबरा कमांडो की यूनिट में इन्हें लाया गया है, तो कोबरा कमांडो की यूनिट होती क्या है। तो सबसे पहले अगर आप कोबरा के बारे में बात करते हैं तो कोबरा यूनिट जो होती है और उनके जो कमांडोज होते हैं उनको मेंटली और फिजिकली टफ सिचुएशन में रहना पड़ता है। माओइस्ट वायलेंस की जो स्टेट होती है हमारे देश में उनमें वो डिप्लॉयड रहते हैं एंड दे आर आल्सो डिप्लॉयड फॉर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस। तो यहाँ पर अगर हम कोबरा के बारे में बात करें, कोबरा मतलब कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। कोबरा का फुल फॉर्म है कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। तो ये जो कोबरा है ये एक स्पेशल ऑपरेशन यूनिट है, अर्थात ये एक विशेष संचालन इकाई है। किसकी? सीआरपीएफ की। अर्थात ये भारत के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात सीआरपीएफ के अंदर एक विशेष संचालन इकाई है। आपको ध्यान रखना है कि ये सीआरपीएफ के अंदर आते हैं। इसके अलावा ये जो ऑपरेशन यूनिट है इट इज स्किल्ड इन द गोरिल्ला टैक्टिक्स एंड जंगल वॉरफेयर। अर्थात ये बोला जा रहा है कि इसकी ये जो ऑपरेशन यूनिट है ये गोरिल्ला रणनीति होती है। गोरिल्ला रणनीति क्या होता है कि एक साथ मिलकर पीछे से अटैक करना, और इसके अलावा जंगल युद्ध अर्थात जंगल में ये छुप जाते हैं और उसके बाद में इनके द्वारा ये जो टैक्टिक्स है इनका उपयोग किया जाता है। तो ये इसमें स्किल्ड होती है ये ऑपरेशन यूनिट। इसके अलावा अगर बात करें तो इसे स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 2009, अर्थात इसे 2009 में इसकी स्थापना की गई थी टू काउंटर द नक्सलाइट प्रॉब्लम। अर्थात हमारे देश में जो नक्सली की समस्या है उसका मुकाबला करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इट इज डिप्लॉयड टू टैकल द इंसर्जेंट ग्रुप हु आर एंगेज्ड इन असिमेट्रिकल वॉरफेयर। अर्थात ये उन विद्रोही समूह से निपटने के लिए तैयार किया गया है जो विषम युद्ध में लगे हुए हैं। करंटली देयर आर 10 बटालियंस ऑफ कोबरा। अभी ये बोला जा रहा है कि अभी के समय में कोबरा के 10 बटालियन है, और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अभी तक जो बटालियन थे कोबरा में वो ऑल मेल यूनिट थी, अर्थात सभी पुरुष वाली जो यूनिट थी वो थी। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक महिलाओं की जो टुकड़ी है कंटिजेंट ऑफ वुमेन पर्सनल जो है उन्हें शामिल किया गया है कोबरा की इस यूनिट में। इसके अलावा द बटालियन आर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एंड सक्सेसफुल लॉ एनफोर्समेंट यूनिट। अर्थात ये बोला जा रहा है कि ये जो कोबरा बटालियन है ये सबसे अनुभवी और सफल कानून प्रवर्तन इकाइयों में से एक है। तो इसके अलावा अगर हम यहाँ पर सीआरपीएफ के बारे में बात करें जिसके अंतर्गत ये जो कोबरा कमांडो है ये आते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। तो ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अर्थात गृह मंत्रालय के अंतर्गत। It assists the state and union territory in the police operation to maintain the law and order and counter insurgencies. It was established as a crown representative police in July 1939. 1939 में इसे एज अ क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन इंडिपेंडेंट के बाद में इसे रीनेम करके सीआरपीएफ इसका जो नाम है वो रख दिया गया इन अकॉर्डेंस विद द सीआरपीएफ एक्ट।
इसके बाद में करंट अफेयर्स में आज का नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड फेज ऑफ चाह बगीचा धन पुरस्कार मेला। तो चाह बगीचा मतलब यहाँ पर चाय के जो बगीचे होते हैं, चाय के जो बागान होते हैं, टी प्लांटेशन, उसकी बात की जा रही है। द थर्ड फेज ऑफ चाह बगीचा धन पुरस्कार मेला वॉज हेल्ड इन गुवाहाटी ऑन February 6, 2021। गुवाहाटी कहाँ पर है? असम में, अर्थात इस मेले का आयोजन किया गया असम में। चाह बगीचा धन पुरस्कार मेले का तीसरा चरण जो है वो गुवाहाटी में 6 फरवरी 2021 को आयोजित किया गया। द असम गवर्नमेंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 3,000 रुपीज टू ईच ऑफ 7.5 लाख पीपल हु बिलोंग टू टी गार्डन एरिया। मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि असम सरकार जो है वो चाय बागान क्षेत्रों से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं जिनकी संख्या 7.5 लाख है, उनको 3,000 रुपए की वित्तीय सहायता जो है वो इस मेले में प्रदान करेगी। ये जो वित्तीय सहायता है ये चाह बगीचा धन पुरस्कार जो योजना है उसके तहत प्रदान की जाएगी, अर्थात द फाइनेंशियल असिस्टेंस वुड बी प्रोवाइडेड अंडर द चाह बगीचा धन पुरस्कार स्कीम। दिस स्कीम वॉज स्टार्टेड बाय असम गवर्नमेंट इन द ईयर 2017-18, अर्थात ये जो योजना है इसे असम सरकार के द्वारा 2017-18 में शुरुआत किया गया था। यहाँ पर बात की जा रही है चाह बगीचा धन पुरस्कार योजना की। ये जो स्कीम है इसके अंदर पेमेंट ऑफ इंसेंटिव ऑफ ₹2500 इज प्रोवाइडेड टू बैंक अकाउंट ऑफ दोज टी गार्डन वर्कर whose bank account were opened after demonetization November 8, 2016। अर्थात यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इसके अंदर जिन लोगों के बैंक अकाउंट जो है वो डीमोनेटाइजेशन के बाद में खुले थे उन लोगों के अकाउंट में 2500 रुपए का जो प्रोत्साहन है उसे दिया जाएगा। और इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत द वर्कर्स हु ओपन देयर बैंक अकाउंट बिफोर डीमोनेटाइजेशन आर गिवन अ टोटल अमाउंट ऑफ 5,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड 2500 इन सेकेंड। मतलब जिनके जो बैंक अकाउंट है वो डिमोनेटाइजेशन से पहले थे उनको पहली किस्त में 5,000 रुपीज और दूसरी में 2500 रुपीज दिए गए। दस द असम गवर्नमेंट लॉन्च दिस स्कीम टू एनकरेज पीपल टू ओपन बैंक अकाउंट इन टी गार्डन एरिया। अर्थात इस प्रकार से असम सरकार ने चाय बागान का जो क्षेत्र है उसमें लोगों को बैंक खाते खोलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जो योजना है इसे शुरू की है। तो अगर हम आसाम में टी कल्टीवेशन के बारे में यहाँ पर बात करें तो आसाम जो है वो लार्जेस्ट ट्री ग्रोइंग रीजन है प्रोडक्शन के बेसिस पे इन दी वर्ल्ड। आसाम इज द लार्जेस्ट टी ग्रोइंग रीजन बाय प्रोडक्शन इन दी वर्ल्ड। इसके अलावा द स्टेट लाइज on both the side on Brahmaputra river. It has its border with Bhutan, Bangladesh and Myanmar. आसाम की जो बॉर्डर है वो लगती है भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ में। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आसाम एक्सपीरियंसेस हाई रेनफॉल अकाउंटिंग टू 250 to 300 mm। अर्थात आसाम में काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है जो कि 250 से 300 mm के बीच में होती है और ये पर डे का है मानसून सीजन में। इसके अलावा फर्दर द डे टाइम टेम्परेचर स्टैंड टू अबाउट 36 डिग्री सेल्सियस, अर्थात जो डे टाइम का टेम्परेचर है वो लगभग 36 डिग्री सेल्सियस रहता है आसाम में। तो इन सब से क्या होता है कि आसाम में ग्रीन हाउस जैसी जो कंडीशन है वो बन जाती है जिससे ह्यूमिडिटी और हीट जनरेट होती है। और ये जो पूरी वेदर कंडीशन है ये रीजन है जो वहाँ की यूनिक माटसी टी होती है आसाम की, उसका मतलब ये जो पूरी वेदर कंडीशन है उसके कारण आसाम की जो यूनिक टी होती है वो बनती है जो कि काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पर हमने एक प्रकार से टी के लिए जो एसेंशियल कंडीशंस की ज़रूरत होती है वो भी देखी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल की तरफ और नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 की। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर अर्थात राष्ट्रीय बागबानी मेला जो है वो 8 फरवरी 2021 से शुरू होगा। इट इज अ 5-day इवेंट दैट विल बी ऑर्गेनाइज्ड एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कैंपस। अर्थात ये 5 दिन का कार्यक्रम है जो कि भारतीय बागबानी अनुसंधान संस्थान जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च परिसर उसमें आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा थीम आपके लिए याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रीसेंट ट्रेंड देखें तो अभी जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें एक ना एक क्वेश्चन थीम पे जरूर आता है, तो आपको थीम पता होनी चाहिए। द थीम ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 विल बी हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। अर्थात ये बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय बागबानी मेला 2021 का विषय होगा स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया के लिए बागबानी। इसके अलावा द थीम सीक्स टू एनकरेज
द फार्मर टू बिकम एंटरप्रेन्योर, अर्थात ये बोला जा रहा है कि ये जो विषय है ये किसानों को उद्यमी के रूप में प्रोत्साहित करना चाहता है, अर्थात किसानों को एंकरेज करना चाहता है कि वो एज अ एंटरप्रेन्योर वर्क करें। द फेयर विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, अर्थात ये जो मेला है इसका आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और भारतीय बागबानी अनुसंधान परिषद जो है उनके द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो थीम है वो दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इट विल बी हेल्ड वर्चुअली एज वेल एज ऑफलाइन, अर्थात ये वर्चुअल रूप से भी आयोजित होगा और ऑफलाइन भी आयोजित होगा। एमिड द कोविड-19 पैंडेमिक द फिजिकल एंट्री ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज रेस्ट्रिक्टेड टू 30,000, अर्थात कोविड-19 के कारण प्रतिभागियों की जो शारीरिक उपस्थिति है, अर्थात जितने लोग वहां पर फिजिकली प्रेजेंट होंगे उन्हें 30,000 तक लिमिट किया गया है। फार्मर विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द इवेंट विद द हेल्प ऑफ 721 कृषि विज्ञान केंद्र एंड 11 एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, अर्थात जो किसान है वो 721 कृषि विज्ञान केंद्रों और 11 कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान जो है उनकी मदद से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इन ऑर्डर फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट, अरेंजमेंट हैज also been made at the agricultural training center of state government, अर्थात लोगों को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए राज्य सरकार के जो कृषि प्रशिक्षण केंद्र है वहां पर भी व्यवस्था की गई है। थ्रू द इवेंट फार्मर कैन ऑल्सो इंटरेक्ट विद द साइंटिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है कि इस इवेंट के जरिए जो किसान है वो वैज्ञानिकों के साथ भी बातचीत कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर हॉर्टिकल्चर की बात कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले हॉर्टिकल्चर का मतलब भी पता होना चाहिए। हमने बात करी कि ये जो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड फेयर है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? हॉर्टिकल्चर जो है वो एग्रीकल्चर की अर्थात जो कृषि है उसकी एक ब्रांच है दैट इन्वॉल्व्स द इंटेंसिवली कल्चर्ड प्लांट which are directly used by men for food, medicinal purpose and aesthetic gratification, अर्थात हॉर्टिकल्चर में वो प्लांट आते हैं जिनका उपयोग मानव के द्वारा डायरेक्ट खाने के लिए किया जाता है। डायरेक्ट खाने के लिए हम किन चीज़ों का उपयोग करते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, हर्ब्स हो गए। इसके अलावा जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, मेडिसिनल पर्पस के लिए जो प्लांट्स होते हैं, इसके अलावा कुछ फ्लावर्स हो गए। अब जैसे अगर आप बात करें ग्रेन्स की, तो ग्रेन्स को आप डायरेक्ट नहीं खा सकते हैं। ग्रेन्स को खाने के लिए आपको उनको पहले कुक करना पड़ता है, उनको पीसना पड़ता है। लेकिन फ्रूट्स वेजिटेबल जो होते हैं वो हम डायरेक्ट भी खाते हैं, तो उन प्लांट्स को बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, वो हॉर्टिकल्चर में आते हैं। और इसके अलावा कुछ एक्सोटिक प्लांट्स होते हैं वो भी हॉर्टिकल्चर में ही आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए कि हु इज फादर ऑफ अमेरिकन हॉर्टिकल्चर एंड हु इज फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर। एल.एच. बेली इज कॉल्ड एज फादर ऑफ अमेरिकन हॉर्टिकल्चर, अर्थात एल.एच. बेली को अमेरिकी बागवानी का जनक कहा जाता है। इसके अलावा एम.एच. मैरीगोडा को भारतीय बागवानी का पिता कहा जाता है। एम.एच. मैरीगोडा इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन विच इज इंटरनेशनल अफेयर्स, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मामले। और अंतर्राष्ट्रीय मामले में हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये आपसे पूछा जा सकता है। साउथ कोरिया टू बिल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफशोर विंड फार्म, अर्थात साउथ कोरिया जो है उन्होंने ये घोषणा की है कि उनके द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म जो है वो बनाया जाएगा। अब सबसे पहले आप यहाँ पर मतलब समझिए कि ऑफशोर विंड क्या होता है। आपने ऑफशोर और ऑनशोर विंड फार्म्स सुने होंगे, तो ऑफशोर और ऑनशोर विंड फार्म्स जो हैं वो क्या होते हैं, तो विंड फार्म जो है वो डिवाइड हो सकते हैं दो बेसिस पे, एक तो ऑनशोर विंड फार्म और एक ऑफशोर विंड फार्म। ऑनशोर विंड फार्म जो होते हैं वो लैंड पर होते हैं, इट इज ऑन लैंड, और ऑफशोर विंड फार्म जो होते हैं वो सी में या फिर फ्रेश वाटर पे होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तरीके से समुद्र के अंदर ये जो पवन चक्कियां हैं, विंड पंप हैं, ये लगाए गए हैं, तो ये होते हैं ऑफशोर। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो जमीन पे इस तरीके की पवन चक्कियां लगी हुई होती है वो होते हैं ऑनशोर विंड फार्म्स। ट्रेडिशनली ऑफशोर विंड फार्म्स जो थे, ये जो जमीन पे लगाए जाने वाले विंड फार्म थे, ये पूरा जो मार्केट था विंड पावर का वो इसी पे डोमिनेटेड था, वो यही डोमिनेटेड थे। लेकिन बाद में जो ऑनशोर विंड पावर टरबाइन है वो आए थे और वो इंस्टॉल किए गए थे 1991 के समय में, और उसके बाद से जो ऑफशोर विंड टरबाइन है वो फेमस हुए थे। ऑनशोर विंड पावर्स रेफर टू टरबाइन दैट आर लोकेटेड ऑन लैंड एंड दैट यूज विंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात वो विंड टरबाइन जो कि लैंड पर होते हैं और केवल जो विंड होती है, जो वायु होती है लैंड पर, उसका उपयोग करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और इसके अलावा जो ऑफशोर विंड पावर होती है वो तब होती है व्हेन विंड
ओवर ओपन वाटर इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये जो ओपन वाटर है, ये जो खुला पानी है, यहाँ की जो विंड है उसका उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। तो आपने यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी, ऑफशोर और ऑनशोर विंड फार्म्स जो होते हैं या फिर ऑफशोर और ऑनशोर विंड टरबाइन जो होते हैं उनमें क्या अंतर होता है। अब जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं, जो साउथ कोरिया के राष्ट्रपति हैं मून जे इन, उनकी सरकार ने अप्रूव किया है अ प्लान टू बिल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफशोर विंड पावर प्लांट इन दी कंट्री बाय 2030। अर्थात दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति जो हैं उनकी सरकार ने 2030 तक देश में दुनिया का सबसे बड़ा अपतटीय पवन ऊर्जा संयंत्र बनाने की योजना की मंजूरी दी है। मतलब अभी योजना बनाई जा रही है और इस योजना में ये कहा जा रहा है कि ये जो पावर प्लांट बनके तैयार होगा ये 2030 तक बनेगा और तब ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म होगा। द प्रोजेक्ट विल हेल्प टू फॉस्टर एन एनवायरमेंटली फ्रेंडली रिकवरी फ्रॉम कोविड-19 पैंडेमिक एंड फास्टन द स्टेप टू अचीव द टारगेट ऑफ बिकमिंग कार्बन न्यूट्रल बाय 2050। अर्थात ये बोला जा रहा है कि ये जो योजना है ये पर्यावरण के अनुकूल रूप से कोविड-19 की जो महामारी है उससे उबरने को बढ़ावा देगा और इसके साथ ही 2050 तक कार्बन तटस्थ बनने का, कार्बन न्यूट्रल बनने का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने में भी मदद करेगा। अगर हम इस पूरे प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट देखें तो इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट अर्थात अनुमानित लागत जो है वो है 48.5 ट्रिलियन वॉन। वॉन आपको ध्यान रखना है, वॉन क्या है? वॉन है साउथ कोरिया की करेंसी। अगर हम इसे डॉलर में कन्वर्ट करें तो आता है 43.2 बिलियन डॉलर। तो डॉलर में 43.2 बिलियन डॉलर जो है वो इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है और वॉन जो कि साउथ कोरिया की करेंसी है उसमें 48.5 ट्रिलियन वॉन जो है वो इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो विंड पावर प्लांट होगा ये कहाँ पर होगा। तो द विंड पावर प्लांट विल बी लोकेटेड इन द सदर्न वेस्ट कोस्टल टाउन ऑफ सिनान। अर्थात दक्षिण पश्चिमी तटीय शहर है सिनान, वहां पर ये स्थित होगा। हम इसे मैप में भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्थान है सिनान साउथ कोरिया में। यहाँ पर ये जो विंड पावर प्लांट है ये लोकेटेड होगा। इट विल हैव अ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 8.2 गीगावाट। इसकी जो अधिकतम क्षमता है वो होगी 8.2 गीगावाट। अभी के समय में अगर हम बात करें तो करंटली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफशोर विंड फार्म इज हॉर्नसिया 1 इन ब्रिटेन। अर्थात अभी जो सबसे बड़ा विश्व का अपतटीय पवन फार्म है वो ब्रिटेन में हॉर्निस 1 है जिसकी 1.12 गीगावाट की क्षमता है, विच हैज 1.12 गीगावाट कैपेसिटी। अब अगर हम यहाँ पर साउथ कोरिया के बारे में बात करें तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो साउथ कोरिया है उसकी कैपिटल क्या है। तो साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। इसके अलावा साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का नाम हमने पहले भी देखा। साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति हैं उनका नाम है मून जे इन। इसके अलावा साउथ कोरिया की करेंसी अर्थात मुद्रा भी हमने देखी, ये है दक्षिण कोरियाई वॉन। इसके साथ ही साउथ कोरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए दैट साउथ कोरिया वॉज ऑल्सो कॉल्ड लैंड ऑफ मॉर्निंग काम। अर्थात साउथ कोरिया को लैंड ऑफ मॉर्निंग काम भी बोला जाता है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए नॉर्थ कोरिया इज समटाइम रेफर्ड टू एज डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। अर्थात नॉर्थ कोरिया जो है उसे डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के नाम से भी जाना जाता है और साउथ कोरिया जो है उसे समटाइम्स रेफर किया जाता है एज द रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी आपको पता होना चाहिए। Now let's move on to next section which is various national and international personalities in news। अर्थात समाचार में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व। और इसमें आज हम बात करेंगे नाइजीरिया की ओकोंजो इवेला की। ओकोंजो इवेला इज सेट टू बिकम फर्स्ट फीमेल चीफ ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी आसपास जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं 1-2 महीने में उसके लिए ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि नाइजीरिया की जो ओकोंजो इलेवा है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पहली फीमेल चीफ बनी है और इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि ये पहली अफ्रीकन नेशन की रिप्रेजेंटेटिव है अर्थात ये पहली ब्लैक लेडी है जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की चीफ बनेगी। तो नाइजीरिया की इकोनॉमिस्ट है नेगोजी ओकोंजो इलेवा has been chosen as the next Director General of World Trade Organization। अर्थात इन्हें अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया है। She would be the first woman as well as the first African nation
टू लीड द ऑर्गेनाइजेशन। अर्थात ये बोला गया है कि ये पहली महिला होंगी और साथ ही ये संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली अफ्रीकी नागरिक होगी। तो आपको ध्यान रखना है ये पहली अफ्रीकी नागरिक है जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके चीफ के रूप में कार्य करेगी। ओकोंजो इलेवा जो है शी इज द फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ नाइजीरिया। अर्थात ये नाइजीरिया की पूर्व वित्त मंत्री रह चुकी है और ये स्थान लेगी रॉबर्टो एजेवेडो का। ये रॉबर्टो एजेवेडो का स्थान लेगी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हम रॉबर्टो एजेवेडो के बारे में बात करें तो उन्होंने अगस्त 2020 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के चीफ का जो पद था उसे छोड़ दिया है। तो आपको ध्यान रखना है अगस्त 2020 में रॉबर्टो एजेवेडो ने ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के चीफ का पद है इसे छोड़ दिया था और अब इसकी जगह लेगी ओकोंजो इवेला। तो अभी प्रेजेंटली ये जो सीट है ये वैकेंट है, अभी कोई भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के चीफ की सीट पर नहीं है, ये सीट वैकेंट है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके बाद में आपको हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये जो एकोंजो इवेला है ये नाइजीरिया की है। तो आपको नाइजीरिया के बारे में भी पता होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नाइजीरिया की कैपिटल क्या है। तो नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा। तो इसी तरीके से एग्जाम में जो कैपिटल है ये पूछी जाती है। अगर आप ऐसे पूरा जो स्टैटिक पोर्शन है उसे रटने की कोशिश करेंगे तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन जो चीजें न्यूज में है उसकी रिलेवेंस आप देखने की कोशिश कीजिए और इसी तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल। बिक्रम सिंह बेदी, हम बात करेंगे यहाँ पर बिक्रम सिंह बेदी की। बिक्रम सिंह बेदी का जो नाम है वो चर्चा में क्यों है, तो Google Cloud has appointed Bikram Singh Bedi as the new मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इट्स इंडिया बिजनेस। अर्थात गूगल क्लाउड ने अपने इंडिया बिजनेस के लिए बिक्रम सिंह बेदी को नया प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया है। बेदी विल सक्सीड करण बाजवा। बेदी जो है वो करण बाजवा का स्थान लेंगे। करण बाजवा जो है उन्हें गूगल क्लाउड के लिए एशिया प्रशांत जो क्षेत्र है अर्थात एशिया पैसिफिक का जो रीजन है उसके लिए क्लाउड ऑपरेशंस के लिए वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बनाया गया है। करण बाजवा जो कि अभी इंडिया बिजनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उन्हें अब एशिया पैसिफिक का जो क्षेत्र है उसके लिए उपाध्यक्ष अर्थात वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है और अब इनकी जगह पर मैनेजिंग डायरेक्टर जो होंगे इंडिया बिजनेस के गूगल क्लाउड के लिए उसके रूप में नियुक्त किया गया है बिक्रम सिंह बेदी को। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर यहाँ पर गूगल क्लाउड के बारे में बात की जा रही है तो आपको गूगल के फाउंडर पता होने चाहिए और ये हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन, बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज अर्थात बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचार। और इसमें आज हम बात करेंगे कमिटी ऑन अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स। तो आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उन्होंने हाल ही में जो शहरी सहकारी बैंक होते हैं, जो अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक होते हैं, उन पर विशेषज्ञ समिति जो है उसे गठित करने का निर्णय लिया है। आरबीआई हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू सेट अप एक्सपर्ट कमिटी ऑन अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक। तो आपको ध्यान रखना है कि ये अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक के लिए है। द कमिटी इन्वॉल्विंग ऑल स्टेक होल्डर विल प्रोवाइड अ मीडियम टर्म रोडमैप फॉर स्ट्रेंथनिंग द सेक्टर, इनेबल फास्टर रेजोल्यूशन रिहेबिलिटेशन फॉर अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स। अर्थात यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो समिति है इसमें सभी हितधारकों को शामिल किया जाएगा और ये जो समिति है ये सेक्टर को मजबूत करने के लिए एक मध्यम अवधि का रोड मैप प्रदान करेगी और ये जो मध्यम अवधि का रोड मैप होगा ये अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक जो होंगे उनके तेजी से समाधान और पुनर्वास को सक्षम करेगा। तो अगर हम यहाँ पर ये जो कॉर्पोरेटिव बैंक की यहाँ पर बात की जा रही है इनके बारे में बात करें दैट व्हाट आर cooperative banks, तो cooperative bank were established on the line of cooperative credit society। अर्थात cooperative बैंक जो है उन्हें cooperative credit society जो है उसकी लाइन पर स्टैब्लिश किया गया था। और ये जो बैंक होते हैं इनमें क्या होता है कि कम्युनिटी ग्रुप जो है वो एक दूसरे को लोन प्रोवाइड करते हैं। दीज बैंक्स आर डिफरेंट देन द कमर्शियल बैंक। द कॉर्पोरेटिव बैंक फर्दर क्लासिफाइड इनटू अर्बन एंड रूरल कॉर्पोरेटिव बैंक। अर्थात ये जो कॉर्पोरेटिव बैंक होते हैं इन्हें रूरल और अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक में क्लासिफाई किया जाता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कमिटी है ये अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स के लिए है और इन्हें क्लासिफाई कैसे किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन इन विच दे आर ऑपरेटिंग। अर्थात जिस क्षेत्र में वो ऑपरेट कर रहे हैं उसके आधार पर उन्हें अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक और रूरल कॉर्पोरेटिव बैंक बोला जाता है। इसके अलावा अगर हम इस कमिटी के बारे में बात करें तो अलॉन्ग विद इनेबलिंग फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक, द कमिटी विल ऑल्सो एग्जामिन क्रिटिकल एक्सपेक्ट रिलेटेड टू अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक। अर्थात ये जो कमिटी होगी ये
तेजी से समाधान को सक्षम करने में के लिए कार्य करेगी और साथ ही जो शहरी सहकारी बैंक है उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण पहलू है उनकी भी जांच करेगी। द प्रोविजन of the Banking Regulation Amendment Act 2020 have become applicable to primary urban cooperative bank from June 26, 2020। अर्थात बैंकिंग विनियमन संशोधन अधिनियम 2020 जो है उसके प्रावधान 20 जून 2020 से प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों पर लागू हो गए हैं। द अमेंडमेंट हैज ब्रॉट नियरली पैरिटी इन सुपरवाइजरी एंड रेगुलेटरी पावर बिटवीन urban cooperative bank and commercial bank in respect of regulatory power including those related to governance, audit and resolution. The member of the committee and its term of reference have not been notified yet। अर्थात जो ये कमिटी होगी, जो समिति होगी, इसके सदस्य और उसके संदर्भ में उनकी जो शर्तें हैं उन्हें अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है, अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है। It will be informed separately by the RBI। Now let's move on to next news article और यहाँ पर हम बात करेंगे फेड फर्स्ट सेविंग अकाउंट की। फेडरल बैंक लॉन्चेस फेड फर्स्ट सेविंग अकाउंट स्कीम फॉर चिल्ड्रन। तो फेडरल बैंक जो है उन्होंने लॉन्च किया है अ स्पेशल सेविंग अकाउंट स्कीम फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18। अर्थात फेडरल बैंक ने 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए एक विशेष बचत खाता योजना शुरुआत की है और ये जो योजना है इसे फेड फर्स्ट कहा जा रहा है। और इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? टू इनेबल चिल्ड्रन लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी मैनेजमेंट। अर्थात बच्चों को जो मनी मैनेजमेंट होता है, जो धन प्रबंधन होता है, उसके महत्व के बारे में जानने के लिए सक्षम बनाना। इसके बारे में अगर हम बात करें फेड फर्स्ट अकाउंट के बारे में, द अकाउंट विल डेवलप अमंग द चिल्ड्रन हेल्दी सेविंग एंड स्पेंडिंग हैबिट। अर्थात ये बोला जा रहा है कि इस अकाउंट से जो बच्चे हैं उनमें सेविंग की और स्पेंडिंग की जो हेल्दी हैबिट्स हैं वो जनरेट होंगी एंड इट विल गिव देम द फ्रीडम टू सेव, स्पेंड एंड अर्न। अर्थात ये एक तरीके से उन्हें सेव करने की, स्पेंड करने की और अर्न करने की फ्रीडम प्रोवाइड करेगा। द अकाउंट कम विद अ फेड फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड। अर्थात इसमें एक फेड फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड होगा विद अ डेली कैश विड्रॉल लिमिट ऑफ 2500। इसकी जो विड्रॉल लिमिट होगी डेबिट कार्ड की वो 2500 होगी। इसके साथ ही इसमें जो पीओएस या फिर ई कॉमर्स लिमिट होगी वो 10,000 की होगी। अर्थात पॉइंट ऑफ सेल की जो मशीन होती है या ई कॉमर्स के लिए जो यूज किया जाता है डेबिट कार्ड को, उसकी जो लिमिट होगी वो 10,000 होगी। इसके अलावा फ्री ऑनलाइन फैसिलिटी इंक्लूडिंग एक्सेस टू इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल अलर्ट एंड ईमेल अलर्ट। अर्थात इसमें इंटरनेट बैंकिंग की, मोबाइल अलर्ट की और ईमेल अलर्ट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है। अब हम यहाँ पर अगर फेडरल बैंक के बारे में बात करें तो सबसे पहले फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, तो ये है केरल में। कहाँ पर? अलुवा में। इसके अलावा फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो ये है श्याम श्रीनिवासन। ये भी आपको पता होना चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन विच इज बुक्स एंड अवार्ड्स। और आज हम यहाँ पर बात करेंगे एक अवार्ड की जो कि है अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड। तो AR रहमान प्रेजेंटेड Alert Being Icon Award. Music composer A.R. Rahman and social activist from Siddapet Hari Krishnan were among the 14 people who were presented the 4th edition of Alert Being Award 2020 by NGO Alert for their good समैरिटेरियन वर्क। अर्थात यहाँ पर यह बोला गया है कि संगीतकार AR रहमान और सैदापेट हरि कृष्णन सामाजिक कार्यकर्ता उन 14 लोगों में से थे जिन्हें NGO अलर्ट के द्वारा, उनके द्वारा जो अच्छा काम किया जाता है उसके लिए अलर्ट बीइंग अवार्ड 2020 का चौथा संस्करण प्रस्तुत किया गया था। इन हिज वीडियो मैसेज मिस्टर रहमान सेड अलर्ट हैज बीन डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब इन एम्पावरिंग अ कॉमन मैन टू सेव लाइव्स। हरि कृष्णन हैड बीन अपॉइंटेड बाय जनरल चेन्नई कॉर्पोरेशन एज अ डिस्ट्रिक्ट वॉलंटियर हेड ऑफ कोविड-19 रिलीफ फंड। तो जो एक तो हमने बात करी कि दिया गया है AR रहमान को और दूसरा ये अवार्ड दिया गया है हरि कृष्णन को। तो हरि कृष्णन जो है उनको कोविड-19 राहत कार्य के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन जो है उनके द्वारा जिला स्वयंसेवक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट। तो यहाँ पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। फर्स्ट इन इंडिया वुमेन्स, अर्थात भारत में कुछ महिलाओं जो प्रथम रही है उनके बारे में। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी अवॉर्डेड द भारत रत्न, अर्थात भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट, अर्थात
भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो थी श्रीमती सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है द फर्स्ट लेडी चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, अर्थात राज्य की पहली जो महिला मुख्यमंत्री थी वो कौन थी? तो वो थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। तो आपको ध्यान रखना है कि पहली जो गवर्नर थी वो थी सरोजनी नायडू और पहली जो स्टेट की सीएम थी महिला वो थी सुचेता कृपलानी। उसके बाद में नेक्स्ट है द फर्स्ट लेडी सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, अर्थात देश की पहली महिला केंद्रीय मंत्री जो थी वो थी श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एमी बेसेंट, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट है द फर्स्ट वुमन टू बिकेम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाज मिसेस रमा देवी, अर्थात मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली जो पहली महिला है वो है श्रीमती रमा देवी। नेक्स्ट है द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बी अपॉइंटेड एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला दीपक संधू। नेक्स्ट है द फर्स्ट वुमन टू बी अपॉइंटेड एज स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो वो थी मिसेस मीरा कुमार। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला थी श्रीमती मीरा कुमार। नेक्स्ट है द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली, अर्थात भारत की महिला जो पहली वुमेन प्रेसिडेंट रही थी यूएन जनरल असेंबली की, तो वो थी मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित। तो यहाँ पर हमारा आज के फैक्ट का सेक्शन भी खत्म होता है। तो यहाँ पर हमारा आज का डिस्कशन खत्म होता है और अब हम चलेंगे क्विज की तरफ। क्विज में आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आज ही के करंट अफेयर से रिलेटेड है और इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है ताकि आप खुद को असेस कर पाएं कि आपको कितना समझ में आया है और आपको कितना याद है एक्चुअली में। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, अंडर विच मिनिस्ट्री डज द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स अर्थात सीआरपीएफ वर्क? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? नेक्स्ट है 6 बगीचा धन पुरस्कार स्कीम जो है दैट वाज स्टार्टेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? 6 बगीचा धन पुरस्कार योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई थी? असम, पंजाब, झारखंड या उड़ीसा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर? भारतीय बागवानी का जनक किसे कहा जाता है? एमएच मैरीगोडा, एलएच बेली, एमएस स्वामीनाथन या फिर डॉक्टर वर्गीस कुरियन को? नेक्स्ट है रिसेंटली अ कंट्री हैज अप्रूव्ड अ प्लान टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफशोर विंड पावर प्लांट इन द कंट्री बाय 2030, विच इज दैट कंट्री? हाल ही में किसी देश ने 2030 तक देश में दुनिया का सबसे बड़ा अपतटीय पवन ऊर्जा संयंत्र बनाने की योजना को मंजूरी दी है। तो वो देश जो है वो कौन सा है? साउथ कोरिया, जापान, इजराइल या फिर चाइना? इसके बाद में अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021? राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का विषय क्या है? हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया, हॉर्टिकल्चर फॉर रूरल प्रॉस्पेरिटी, हॉर्टिकल्चर फॉर प्रमोटिंग रूरल एंटरप्रेन्योरशिप एंड हॉर्टिकल्चर एट द टाइम ऑफ पैंडेमिक? नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉन इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री? वॉन जो है वो किस देश की मुद्रा है? जापान, साउथ कोरिया, तुर्की या फिर डेनमार्क? इसके बाद में अगला क्वेश्चन है रिसेंटली नाउजी ओकोंजो इवेला हैज बीन चूजन एज द नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। शी वाज फ्रॉम विच कंट्री? अर्थात वह किस देश की हैं? तो पहला ऑप्शन है युगांडा, दूसरा नाइजीरिया, तीसरा जाम्बिया और चौथा मेडागास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फेडरल बैंक? फेडरल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल या फिर कर्नाटक? नेक्स्ट है Which bank has launched a special saving account scheme for children below the age of 18 called FedFirst? अर्थात किस बैंक ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता योजना शुरू की है जिसे FedFirst कहा जा रहा है? HDFC बैंक, एक्सिम बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर फेडरल बैंक? आज का लास्ट क्वेश्चन है क्विज में Who was the first Indian woman to be awarded the भारत रत्न? भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू, रमा देवी, एनी बेसेंट या फिर इंदिरा गांधी? तो ये जो क्विज में क्वेश्चंस दिए हैं इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन। आई होप यू लाइक द डिस्कशन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।